नमस्ते। चलिए आज जल्दी से रिवाइज करते हैं लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट को, यानी सेल। सच में ये वही बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। तो इसकी कहानी शुरू होती है काफी पहले 1665 में। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, सोचिए उस वक्त, एक कॉर्क का पतला सा स्लाइस देखा। और उन्हें क्या दिखा? ऐसे छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स। बस उन्होंने इनका नाम रख दिया सेल्स। पता है क्यों? सेल एक लैटिन वर्ड से आया है सेल्यूला, जिसका मतलब है एक छोटा सा कमरा। कितना सिंपल है ना? पर हुक की ये जो डिस्कवरी थी ना, ये तो बस शुरुआत थी, एक स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से सेल को ठीक से समझने का एक लंबा सफर शुरू हुआ। ओके, तो चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। हुक के बाद 1674 में ल्यूबेन हुक ने पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किए। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को पहली बार देखा। ये एक बड़ी चीज थी। इसके ठीक बाद 1838 और 39 में दो साइंटिस्ट्स, श्लाइडन और श्वान, ने मिलकर सेल थियोरी दी। और आखिर में 1855 में विर्केओ ने इसमें एक फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा कि हर सेल अपने पहले वाले सेल से ही बनता है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक डिस्कवरी दूसरी से जुड़ी हुई है। तो इस सेल थ्योरी के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? बिल्कुल 3 सिंपल पॉइंट्स हैं। पहला, सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं। दूसरा, सेल ही लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, जैसा विर्चॉ ने कहा, हर नया सेल एक पुराने सेल से ही निकलता है। सिंपल राइट? यही है पूरी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव। चलिए, हिस्ट्री तो हो गई, अब असली चीज पे आते हैं। सेल के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, मोटा मोटा हर सेल में 3 जरूरी चीजें होती ही हैं। वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बस इन्हीं 3 से सेल का पूरा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये सेल की सबसे बाहरी दीवार है, समझ लीजिए। इसका काम है सेल के अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग रखना। इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। मतलब ये एक सेलेक्टिव गेटकीपर जैसा है। ये डिसाइड करता है कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाना है। तो सवाल ये है कि चीजें आखिर अंदर बाहर जाती कैसे हैं? इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब्सटेंसेस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ जाते हैं। बस सेल में गैस एक्सचेंज का यही मेन तरीका है। अब डिफ्यूजन जैसा ही एक और प्रोसेस है, ऑस्मोसिस। इसको आप डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस मान सकते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ पानी यानी वाटर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार जाता है। और ये प्रोसेस तब बहुत जरूरी हो जाता है जब सेल को अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस में डाला जाता है। ओके, अब आते हैं सेल के हेड ऑफिस पे, यानी न्यूक्लियस। सही में ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, बॉस है। इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से। और यही डीएनए है जिसके पास लाइफ के सारे इंस्ट्रक्शंस, पूरा ब्लूप्रिंट होता है। चलिए, कंट्रोल सेंटर से निकलकर आप सेल की बाकी मशीनरी को देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर अलग अलग काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बॉडी में हार्ट, लंग्स, किडनी जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चलिए, इसको ईआर बोलते हैं। ये ना मेम्ब्रेन से बने ट्यूब्स और शीट्स का एक पूरा नेटवर्क है सेल के अंदर फैला हुआ। इसके 2 टाइप होते हैं। एक है रफ ईआर। इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं जिनका काम है प्रोटीन बनाना। और दूसरा है स्मूथ ईआर। ये बनाता है लिपिड्स यानी फैट मॉलिक्यूल्स। ईआर के बाद नंबर आता है गोल्गी अपैरेटस का। इसका काम जानते हैं क्या है? जो भी माल ईआर में बना है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये उनको लेता है, उनको थोड़ा मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और फिर अच्छे से पैकेज करके सेल के अंदर या बाहर भेज देता है। तो एक तरह से ये सेल का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब सेल में इतना काम हो रहा है तो कचरा भी तो होगा, है ना? तो उसके लिए है लाइसोसोम्स। ये है सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। इनके अंदर ना बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं।
ये सारे कचरे को, पुराने ऑर्गेनेल्स को, सबको डाइजेस्ट करके सेल को साफ रखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर सेल खुद ही डैमेज हो जाए तो ये फट जाते हैं और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। और अब आते हैं सेल के पावर हाउस पर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम तो सबने सुना होगा। इनका काम है एनर्जी बनाना, एटीपी के फॉर्म में। इस एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये बहुत यूनिक है। ओके, ऑर्गेनेल्स देख लिए। अब ये जानते हैं कि नेचर में सेल्स को 2 बड़े-बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ना बहुत ही सिंपल होता है। इनमें कोई अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। जो डीएनए है वो बस साइटोप्लाज्म के एक हिस्से में पड़ा रहता है। उस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो चलिए इस टेबल से इन दोनों के बीच का फर्क अच्छे से समझ लेते हैं। साइज देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में बस एक न्यूक्लियोइड होता है, कोई अलग न्यूक्लियस नहीं। यूकैरियोटिक में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में सिंगल, यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा। और सबसे बड़ा डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। सेल आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सेल्स का डिवाइड होना बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन से ही तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, चोट लगने पर खुद को रिपेयर करता है और रिप्रोड्यूस करता है। और ये सेल डिवीजन भी 2 तरह का होता है। पहला है माइटोसिस, ये होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और दूसरा है मियोसिस, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमेट्स बनाने के लिए। इन डायग्राम से ये डिफरेंस बिल्कुल साफ हो जाएगा। माइटोसिस में देखिए, एक सेल डिवाइड होकर 2 बिल्कुल सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना रहा है। वहीं मियोसिस में क्या हो रहा है? एक सेल 2 बार डिवाइड होता है और आखिर में 4 यूनिक सेल्स बनाता है। तो इसका फाइनल रिजल्ट यानी आउटकम क्या निकलता है? मिटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है। लेकिन मियोसिस में 4 नए सेल्स बनते हैं और सबसे जरूरी बात, इनमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हाफ। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक लाइन में समेटें तो वो यही है कि सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सोचिए इसके बारे में, एक अकेला छोटा सा सेल, उसके अंदर पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। लेकिन आखिर ये सिंपल से यूनिट्स आपस में मिलकर ऑर्गेनाइज होकर एक इंसान जैसा इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना कैसे लेती हैं? इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल पेड़ और एक फुर्तीला जानवर, बिल्कुल 2 अलग दुनियाएं हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क, सबसे बुनियादी फर्क क्या है? जवाब छिपा है इनकी बनावट में, इनके ऊतकों में। यही तो है जीवन के असली ब्लूप्रिंट। देखिए, एक तरफ है पौधे, बिल्कुल स्थिर, अपनी जगह पे टिके हुए, और दूसरी तरफ जानवर, जो खाने और ठिकाने की तलाश में हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं। मतलब जीने के 2 बिल्कुल एकदम अलग अंदाज। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इनकी लाइफस्टाइल में इतने बड़े फर्क का राज क्या है? और जवाब है इनकी बनावट में, इनके टिश्यूज में, यानी इनके ऊतकों में। जी हाँ, यही वो चीज है जो एक पौधे को पौधा और एक जानवर को जानवर बनाती है। चलिए अब इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब कोई शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हो तो उसे चलाने के लिए, हर काम के लिए अलग अलग टीमें तो चाहिए ही होंगे, है ना? बस यहीं पर ऊतक यानी टिश्यूज अपना काम करते हैं। इसे ही कहते हैं सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर या कोशिकीय श्रम विभाजन। तो सवाल ये है कि ये ऊतक, ये टिश्यूज आखिर हैं क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप है, एक टीम जो मिलकर कोई एक खास काम पूरा करती है। अब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसका मतलब क्या हुआ? जरा समझिए। जानवरों में मसल सेल्स यानी मांसपेशी कोशिकाएं चलने फिरने में मदद करती हैं। नर्व सेल्स वो संदेश भेजती हैं, और खून वो ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है। ठीक इसी तरह पौधों में फ्लोएम टिश्यू पत्तियों में बना खाना पूरे पौधे तक पहुंचाता है। मतलब सीधी सी बात है, हर टीम का अपना एक फिक्स्ड काम है।
अच्छा, तो अब पहले पौधों की दुनिया को समझते हैं। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी एक ही जगह पर टिके रहने और बढ़ने की है, और उनके ऊतक भी इसी जरूरत के हिसाब से बने हैं। तो पौधों के लिए सबसे पहला चैलेंज क्या है? यही कि अगर वे हिल-डुल नहीं सकते, तो वे बढ़ते कैसे हैं? इसका जवाब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधे के ग्रोथ इंजन की तरह हैं। ये सिर्फ कुछ खास हिस्सों में ही मौजूद होते हैं, जैसे जड़ों और तनों की नोक पर, और पौधा बस इन्हीं लगों से लंबा होता जाता है। ठीक है, अब अगली चुनौती, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बावजूद कोई पौधा सीधा कैसे खड़ा रहता है? इसके लिए तो मजबूत सहारा चाहिए। और इसका समाधान है सपोर्टिव टिश्यू, यानी सहायक ऊतक। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये ऊतक अक्सर मरी हुई कोशिकाओं से बने होते हैं। जी हाँ, मृत कोशिकाएं। ये ही पौधे को वो मजबूती देती हैं जिससे वो सीधा खड़ा रह पाता है। यहाँ ये फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है पैरेन्काइमा, जो जीवित कोशिकाओं वाला एक नरम टिश्यू है, और दूसरी तरफ है स्क्लेरेन्काइमा। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और दीवारें लिग्निन की वजह से मोटी और सख्त, जो पौधे को पत्थर जैसी मजबूती देती हैं। और पौधों के सामने एक और बड़ी चुनौती है, पूरे शरीर में पानी और खाना कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए भी पौधों के पास एक गजब का प्लमिंग सिस्टम है। पहला है जाइलम, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर की ओर खींचता है, और दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के कोने कोने तक पहुंचाता है। तो ये थी पौधों की कहानी। अब आते हैं जानवरों की दुनिया में। इनकी रणनीति तो पौधों से बिल्कुल उलट है। इनकी बनावट एक एक्टिव और भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए हुई है। और यहीं पर पौधों और जानवरों का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। जहां पौधों में कई ऊतक मरे हुए होते हैं, वहीं जानवरों के ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं, और इस एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए उन्हें लगातार एनर्जी भी चाहिए होती है। तो जानवरों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मूवमेंट, यानी हरकत करना। चाहे शिकार का पीछा करना हो, किसी खतरे से भागना हो, या नई जगह की खोज करनी हो, हर काम के लिए रफ्तार चाहिए। और इस रफ्तार का इंजन है मस्कुलर टिश्यू, यानी मांसपेशी ऊतक। ये भी 3 तरह के होते हैं। धारीदार मांसपेशियां, जैसे हमारे हाथ पैर की, ये हमारी मर्जी से काम करती हैं, जबकि चिकनी मांसपेशियां और दिल की कार्डियक मांसपेशियां ये अपने आप काम करती रहती हैं। लेकिन सिर्फ चलना फिरना ही काफी नहीं है। जानवरों को तेजी से सोचना भी पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है, और शरीर के सारे अंगों में एक तालमेल भी बनाना होता है। इस काम को अंजाम देता है नर्वस टिश्यू, यानी तंत्रिका ऊतक, और इसकी सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन की बनावट ही ऐसी खास होती है कि ये संदेशों को बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे पौधों और जानवरों ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ऊतकों की एकदम अलग अलग टूलकिट तैयार की है, और यही ब्लूप्रिंट जीवन के इन 2 महान साम्राज्यों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो पौधों की रणनीति है मजबूती के लिए मृत कोशिकाओं का इस्तेमाल और सिर्फ कुछ खास हिस्सों से बढ़ना। वहीं जानवरों की रणनीति है ऊर्जा के लिए जीवित कोशिकाओं पर निर्भर रहना और पूरे शरीर का एक साथ विकास करना, ताकि वो हमेशा एक्टिव रह सकें। ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। इसमें कहा गया है कि नर्वस और मस्कुलर टिश्यू का एक साथ मिलकर काम करना ही ज्यादातर जानवरों की खासियत है, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से जानवर किसी भी बाहरी उत्तेजना पर तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं। और आखिर में जरा ये सोचिए, हमारा अपना शरीर भी तो इन्हीं खास कोशिकाओं और नमस्ते सभी को। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आखिर प्रॉब्लम है क्या? देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा है, और ये रुकी नहीं है, बढ़ती जा रही है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे फूड रिसोर्सेज पर प्रेशर तो आना ही है, राइट? और यहीं से निकलता है सबसे बड़ा सवाल। जमीन तो उतनी ही है, लैंड लिमिटेड है, तो फिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? खेती के लिए जमीन तो हम और ला नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, सॉल्यूशन एक ही है, एफिशिएंसी बढ़ाना। तो आज इस रिवीजन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि हमें ज्यादा फूड की जरूरत है ही क्यों,
फिर देखेंगे कि क्रॉप वैरायटीज को कैसे इंप्रूव किया जाता है, उनके प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैटल और पोल्ट्री फार्मिंग की, और एंड में फिशरीज और बी कीपिंग पर भी एक नजर डालेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। चलिए स्कोर इश्यू में थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि आखिर ये ज्यादा फूड प्रोडक्शन की जरूरत इतनी बढ़ क्यों गई है। तो चैलेंज बिल्कुल साफ है। पॉपुलेशन 1 बिलियन के पार है, पर खेती की जमीन लिमिटेड है। इसका मतलब हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ानी ही पड़ेगी। देखिए, ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन से फायदा तो हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत स्ट्रेस आया, और इसीलिए अब जरूरत है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, मतलब ऐसे तरीके अपनाने की जो प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और हमारे एनवायरनमेंट को सेफ भी रखें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चर में बेसिकली एक 3 स्टेप अप्रोच है। पहला, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। चलिए इन तीनों को एक एक करके आराम से समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, देखिए, सब कुछ शुरू होता है सही बीज चुनने से, मतलब सही क्रॉप वैरायटी सिलेक्ट करने से। सिंपल सी बात है, अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगा तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल शब्दों में इसमें 2 अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, ताकि दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स यानी डिजायरेबल कैरेक्टर्स एक नए प्लांट में आ जाएं। अब ये क्रॉसिंग 3 तरह की हो सकती है। जब अलग अलग वैरायटीज के बीच हो तो उसे इंटरवैराइटल कहते हैं, जब 2 अलग स्पीशीज के बीच हो तो इंटरस्पेसिफिक, और जब 2 बिल्कुल अलग जेनेरा के बीच हो तो उसे इंटरजेनेरिक कहते हैं। तो जब साइंटिस्ट एक नई वैरायटी बनाते हैं तो उनका गोल क्या होता है? चलिए देखते हैं। पहला, ऑफ कोर्स, हायर यील्ड, पैदावार ज्यादा हो। दूसरा, इंप्रूव्ड क्वालिटी, जैसे गेहूं में अच्छी बेकिंग क्वालिटी हो। फिर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब वो बीमारियों से भी लड़ सकें और सूखे या पानी जैसे स्ट्रेस को भी झेल सकें। नेक्स्ट, शॉर्टर मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ताकि फसल जल्दी तैयार हो जाए। फिर है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, यानी अलग अलग क्लाइमेट में भी उग सकें। और आखिर में डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, जैसे अनाज के पौधों का छोटा कद, ताकि उन पर कम न्यूट्रिएंट्स लगें। ठीक है, तो हमने बेस्ट सीड तो सेलेक्ट कर लिया, पर काम यहां खत्म नहीं होता। अब उस सीड से बेस्ट पॉसिबल क्रॉप लेने के लिए उसकी ग्रोथ को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, और यही है हमारा दूसरा स्टेप, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब देखिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही। ये न्यूट्रिएंट्स उन्हें एयर, वाटर और सॉइल से मिलते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में यानी लार्ज क्वांटिटी में जरूरी हैं, उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिनकी जरूरत कम क्वांटिटी में होती है वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल तक पहुंचाते कैसे? 2 तरीके, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक होता है और सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करता है, उसके स्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है। हाँ, इससे न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है फर्टिलाइजर्स। ये कमर्शियली प्रोड्यूस केमिकल्स हैं जो NPK जैसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फटाफट दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया में फार्मिंग काफ़ी हद तक मॉनसून पर डिपेंड करती है, और बारिश हमेशा टाइम पर हो ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए फसलों को ज़रूरत के टाइम पर पानी देने के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कई सिस्टम्स यूज़ होते हैं, जैसे वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स और टैंक्स। और आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मेथड्स पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अब आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स पर। ये यील्ड बढ़ाने के बड़े स्मार्ट तरीके हैं। सबसे पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें एक ही खेत में एक ही टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ उगाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, रिस्क कम हो जाता है। अगर किसी वजह से एक फसल फेल हो गई तो दूसरी से थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाती है। इससे मिलता जुलता एक और पैटर्न है इंटरक्रॉपिंग। यहां भी 2 या ज्यादा क्रॉप्स एक साथ उगाते हैं, पर एक प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न में, जैसे एक रो एक क्रॉप की, दूसरी रो दूसरी क्रॉप की। इससे क्या होता है, एक तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का बेस्ट यूज होता है, और दूसरा पेस्ट और डिजीजेज एक क्रॉप से दूसरी में आसानी से स्प्रेड नहीं हो पाते। और फिर आता है तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, क्रॉप रोटेशन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक ही जमीन पर बार बार एक ही फसल नहीं उगानी, हर सीजन में फसल को बदल बदल कर लगाना है।
ऐसा करने से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। चलिए, हमने अच्छी वैरायटी ली, प्रोडक्शन मैनेज किया और फसल तैयार हो गई। पर क्या काम पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। अब जरूरी है उस फसल को प्रोटेक्ट करना, और यही है हमारा अगला हिस्सा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो फसलों को खतरा किन चीजों से है? बेसिकली 3 दुश्मन हैं। पहले हैं वीड्स। ये अनचाहे पौधे हैं जो मेन क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट्स, पानी और सनलाइट के लिए compete करते हैं। दूसरे हैं इंसेक्ट पेस्ट्स, जो पौधे को काटकर, उसका रस चूसकर या उसके अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरे हैं डिजीजेस, जो पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस से फैलती हैं। और इन तीनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हार्वेस्टिंग के बाद भी चैन नहीं है। जब अनाज को स्टोर किया जाता है तब भी उसके खराब होने का डर रहता है। इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहले हैं बायोटिक फैक्टर्स, जैसे कीड़े, चूहे, फंगी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे हैं अबायोटिक फैक्टर्स, यानी नॉन लिविंग चीजें, जैसे कि हवा में ज्यादा नमी या गलत टेम्परेचर। ओके, तो अभी तक हमने सारी बात की प्लांट्स और क्रॉप्स के बारे में। अब चलिए टॉपिक चेंज करते हैं और आते हैं एनिमल हस्बेंड्री पर। इसमें हम देखेंगे कि लाइव स्टॉक से फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाता है। कैटल फार्मिंग की बात करें तो यहाँ भी इंप्रूवमेंट का एक की मेथड है क्रॉस ब्रीडिंग। हम क्या करते हैं, लोकल ब्रीड्स जैसे साहिवाल, जिनकी डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, उन्हें क्रॉस करते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स जैसे जर्सी के साथ, जिनका लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है। गोल क्या है? एक ऐसी नई ब्रीड तैयार करना जिसमें दोनों की अच्छी क्वालिटीज हों, बीमारी से भी लड़े और दूध भी ज्यादा दे। अब आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग पर। इसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं। एक हैं लेयर्स, जिन्हें एग प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है, और दूसरे हैं ब्रॉयलर्स, जिन्हें मीट के लिए रेस किया जाता है। और ये याद रखना जरूरी है कि दोनों की जरूरतें, चाहे वो खाने की हो, रहने की हो या एनवायरनमेंट की, बिल्कुल अलग अलग होती हैं। चलिए अब हम आखिरी 2 टॉपिक्स पर चलते हैं, फिशरीज यानी फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग, जिसे एपीकल्चर भी कहा जाता है। फिश प्रोडक्शन की बात करें तो ये 2 तरह से होता है। पहला है कैप्चर फिशिंग, मतलब नेचुरल सोर्सेज जैसे समुद्र, नदियों से सीधे मछली पकड़ना। और दूसरा है कल्चर फिशरी, जिसे हम आम भाषा में फिश फार्मिंग या एक्वाकल्चर भी कहते हैं। इसमें मछलियों को कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जैसे पॉन्ड्स या टैंक्स में पाला जाता है। कल्चर फिशरी में एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट टेक्निक है जिसे कहते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर। इसमें होता क्या है कि एक ही पॉन्ड में 5 से 6 अलग अलग फिश स्पीशीज को एक साथ पाला जाता है। अब सवाल यह है कि वो आपस में खाने के लिए लड़ती क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इन सभी स्पीशीज के फीडिंग जोन्स अलग अलग हैं। कुछ मछलियां जैसे कैटला सरफेस से खाना खाती हैं, रोहू जैसे फिश मिडिल जोन में फीड करती हैं, और मृगल जैसे फिश बिल्कुल बॉटम में जाकर खाना ढूंढती हैं। इससे होता यह है कि पॉन्ड में हर लेवल पर जो फूड अवेलेबल है वो पूरी तरह से यूज हो जाता है और कंपटीशन भी नहीं होता। और आखिर में बात करते हैं बी कीपिंग यानी एपीकल्चर की। ये फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 2 चीजें मिलती हैं, हनी और वैक्स। जो वैरायटी सबसे ज्यादा यूज होती है वो है इटालियन बी यानी एपिस मेलिफेरा, क्योंकि इसकी हनी कलेक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, ये डंक कम मारती है और ब्रीड भी अच्छे से करती है। और हाँ, हनी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि बीज को आसपास कैसे फूल मिल रहे हैं, जिसे पैस्चुरेज कहते हैं। चलिए तो इस पूरे चैप्टर को आखिरी बार रिवाइज कर लेते हैं की पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले क्रॉप्स के बारे में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि क्रॉप इंप्रूवमेंट का गोल है यील्ड, क्वालिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाना। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों की अपनी जगह है, और क्रॉपिंग पैटर्न्स जैसे इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से यील्ड और सॉइल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं। फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री देखा। यहाँ की पॉइंट्स क्या थे? ये लाइव स्टॉक का साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्रॉस ब्रीडिंग एक पावरफुल टूल है कैटल और पोल्ट्री में डिजायर्ड ट्रेट्स लाने के लिए। कॉम्पोजिट फिश कल्चर एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है फिश यील्ड बढ़ाने का, और बी कीपिंग से हमें हनी और वैक्स मिलता है। तो इस रिवीजन के एंड में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, ऐसी कौन सी नई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो आने वाले टाइम में फूड प्रोड्यूस करने के तरीके को बिल्कुल रेवोल्यूशनराइज कर दें? इस पर